Hello guys, what's up? How are you? I hope you are doing well. Welcome to सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों हमने फरवरी मंथ का फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट किया था और वो था भंडारण से संबंधित। आज है दूसरा आर्टिकल, ये वेयर हाउसिंग क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियां और समाधान क्या हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में इसको लिखा है टीके मनोज कुमार साई प्रदीप जी। और आप जानते हैं कि ये मैगजीन मैं क्यों कवर करवा रही हूँ। ये आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको काफ़ी अच्छे शब्द मिल जाते हैं, शब्द भंडार मिल जाते हैं और जीके के काफ़ी जीके से मेंस आंसर राइटिंग से काफ़ी रिलेट करता है कई टॉपिक से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इकॉनमी से हो, पॉलिटी से हो, सोशल इशूज़ से हो, वो सारे टॉपिक को कवर करता है। इसलिए ये मैगजीन सारे यूपीएससी एस्पिरेंट लगभग प्रेफर करते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है सब लोग पढ़ते हों, सबका अलग अलग सोर्स होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है, वेयर हाउसिंग क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियाँ और समाधान। ठीक है, क्या हैं चुनौतियाँ और क्या है समाधान, आइए देखते हैं। दोस्तों ये मैगजीन बहुत ही अच्छी होती है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते। ये आप पे निर्भर है कि आप इसमें से कितना ले सकते हो। ठीक है, कितना ग्रैब करते हो इससे। यह लेख उन चुनौतियों को संक्षिप्त पृष्ठभूमि से शुरू होता है जिनका फसल कटाई के बाद किसानों को सामना करना पड़ता है। इसमें वेयर हाउसिंग रसीद प्रणाली और रसीदों की हस्तांतरणीयता पर भी चर्चा की गई है। एक अच्छी वेयर हाउसिंग रसीद में शामिल प्रतिभागियों में जैसे जमाकर्ता, वेयर हाउसमैन, जांचकर्ता, वित्तीय संस्थान और नियामक की भूमिका रेखांकित की गई है। नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीदों की अवधारणा सहित देश में NWR प्रणाली को लागू करने में WDRA की भूमिका को समझाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वेयर हाउसिंग की समस्याएं, चुनौतियां। ठीक है, वेयर हाउस यानी गोदाम। ठीक है, वेयर हाउस को हिंदी में गोदाम बोला जाता है, जहाँ पे जो है अनाज को एकत्र करके रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है। को सरल शब्दों में कहें तो माल के लिए एक घर है जो आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करने के साथ अपनी यात्रा में सामग्री के लिए किराए के आवास या गेस्ट हाउस के सामान हैं। गोदामों को अतीत में हमेशा लागत केंद्र कहा जाता था, इस धारणा के तहत कि उन्हें शायद ही कभी मूल्य संवर्धन के लिए आवश्यक माना गया। लेकिन विकासशील देशों में उत्पादन की आवाजाही, ई कॉमर्स की और उपभोक्ता मांग में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण गोदाम संचालन में बड़ा बदलाव आया है। वेयर हाउसिंग को अब आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर महत्वपूर्ण लिंक के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र जो किसी संगठन को आपूर्ति और मांग बिंदुओं के बीच माल के प्रवाह को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। भंडारण का अंतिम लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण सेवा बनाए रखते हुए परिचालन लागत को कम करना है। इसका लक्ष्य निम्नलिखित क्रियाओं के इष्टतम स्तर को प्राप्त करना है। भंडारण स्थान का अधिकतम उपयोग, आइए देखते हैं आगे। भंडारण का अत्यधिक उपयोग, हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध कराना, माल की गुणवत्ता का संरक्षण, जब भी आवश्यकता हो माल तक पहुंच की गारंटी देना, आवश्यक सुरक्षा उपाय बनाए रखना। जैसा कि हम देखेंगे कि वेयर हाउस रसीद की समय पर वित्त प्राप्त करने सहित वेयर हाउस संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए वेयर हाउसिंग केवल भंडारण के बारे में नहीं है, इसमें कई अन्य गतिविधियां शामिल हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। किसानों को फसल कटाई के बाद बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर तरलता की। अक्सर उनके पास नज़दीकी मंडी में जाकर अपना स्टॉक बेचने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। हालांकि फसल के तुरंत बाद कीमतें और आमतौर पर गिर जाती हैं। किसान को लाभकारी मूल्य तभी मिलेगा जब वह कुछ समय इंतजार कर सकेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे बकाया फसल ऋण का भुगतान करने और अगले बुआई सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा
अपनी उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। किसानों को भरोसेमंद भंडारण प्रणाली की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। किसानों की आय वित्तीय अभाव के कारण संकटग्रस्त बिक्री और भंडारण सुविधाओं के बारे में मीडिया में बहस चल रही है, क्योंकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। हरित क्रांति, बढ़े हुए ऋण प्रवाह और सरकार के नीति समर्थन के चलते देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 के लिए 3296.87 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 2023 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड खातों की कुल संख्या 8.85 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति सीमा के साथ 7.35 करोड़ थी। तथ्य यह है कि यद्यपि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ा है, लेकिन क्षेत्रों में तरलता अभी भी कम है। यदि हम क्षेत्र में ऋण प्रवाह का विश्लेषण करें तो बड़ा हिस्सा फसल पूर्व वित्त का है और फसल कटाई के बाद का वित्त कुल कृषि ऋण का केवल 2% है। बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों के प्रतिशत को भी बेहतर किया जा सकता है। किसानों को तब उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है जब उसे फसल तैयार होने के तुरंत बाद उसे बेचना पड़ता है। ये तो बात सही है। 2006 में अनुमान लगाया गया था कि जब उत्पाद को फसल तैयार करने के तुरंत बाद बेचना पड़ता है तो उत्पाद के वास्तविक मूल्य के 35% के से अधिक नहीं मिल पाता। इसलिए किसानों की आय में सुधार के लिए फसल के बाद के चरण में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समस्या को हल करने का एक तरीका वेयर हाउस रसीदों पर पर्याप्त व्यापार योग्यता और नेगोशिएबिलिटी की क्षमता प्रदान करना है, ताकि बैंक किसानों के स्टॉक के लिए वेयर हाउस रसीदों को गिरवी रख वित्त का विस्तार करने के लिए आगे आए। ऐसे ऋण देने वाली संस्थानों का विकास बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से विनियमित वेयर हाउस रसीद प्रणाली का अस्तित्व आवश्यक है। इस लेख में हम भारतीय संदर्भ में वेयर हाउस रसीद प्रणाली की कुछ बुनियादी अवधारणाओं का पता लगाएं। वेयर हाउस रसीदें और वेयर हाउस रसीद पद्धति। वेयर हाउस रसीद वेयर हाउस मैन या उसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भंडारण के लिए माल प्राप्त करने पर लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई एक पावती है। उसका माल पर कोई मालिकाना हक नहीं होता। किसी न किसी तरह स्तर पर लगभग सभी ने वेयर हाउस रसीदों के समान पद्धतियों का उपयोग किया है। हो सकता है कि यात्रा के दौरान उन्होंने अपना कोड चेक में या अपना सामान किसी हवाई अड्डे के क्लॉक रूप में जमा करवाया हो। प्रत्येक मामले में उन्हें एक रसीद प्राप्त हुई होगी जिसे वे वापस सौंपने और सुरक्षित रखने के लिए छोड़ी गई वस्तुओं को उसी स्थिति में प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं जब उन्हें दिया गया था। वेयर हाउस रसीदों के पीछे भी यही सिद्धांत है। हालांकि सामान जमा करने वाले लोग कभी कभी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लेने के लिए वेयर हाउस रसीद का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, वेयर हाउस रसीद में अंतर्निहित रसीदों की हस्तांतरणीयता वेयर हाउस रसीद के हस्तांतरण के तौर तरीके इस बात पर निर्भर करेंगे कि रसीद परक्राम्य नेगोशिएबल है या गैर परक्राम्य नॉन नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद आइए देखते हैं ये क्या है। एक ऐसी रसीद जिसे धारक माल का अस्तित्व केवल गोदाम रसीद की डिलीवरी द्वारा स्थानांतरित कर सकता है। रसीद और अंतर्निहित सामान बेचने के लिए किसी को खरीदार को केवल भौतिक रूप से रसीद देनी होगी। किसी नामित व्यक्ति के आदेश पर परक्राम्य वेयरहाउस रसीदें भी जारी की जा सकती हैं। उस स्थिति में माल का परक्राम्यता या बिक्री तब पूरी होती है जब रसीद डिलीवरी
डिलीवरी की जाती है और खरीदार यानी गोदाम रसीद के बाद किराहक रसीद की पुष्टि करता है। भारत में नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से माल की डिलीवरी नामित व्यक्ति के आदेश पर की जा सकती है और वह व्यक्ति या उसके बाद या साक्ष्यकर्ता इसकी पुष्टि कर सकता है। नॉन नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदें ऐसी रसीदें किसी विशिष्ट व्यक्ति को जारी की जाती हैं। उनके स्थानांतरण के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। रसीद धारक और खरीदार के बीच एक समझौता, वेयरहाउस संचालक को लिखित सूचना भेजना और गोदाम संचालक की ओर से पुष्टि की माल अब खरीदार की ओर से गोदाम में रखा गया है। ये है साधारण गोदाम रसीद। NWR की तुलना, साधारण गोदाम और NWR। रसीद में जानकारी की एकरूपता नहीं। रसीदों में मानक प्रारूप में जानकारी होती है जैसा कि नियामक अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित है। गोदाम रसीदों की कानूनी परक्राम्यता, नेगोशिएबिलिटी की कमी के कारण स्थानांतरण अनुमोदन के मामले में माल की वैध हस्तांतरणीयता में समस्याएं, नियामक बैकअप के कारण स्थानांतरण आसान है। सामान को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान को ऋण के लिए संपार्श्विक रूप से उपयोग किया जा सकता है। रसीद के कानूनी आधार और भंडारित माल से उसका जुड़ाव माल के मालिकों के लिए यह अवसर पैदा करता है। वेयरहाउस रसीदों का एक लंबा इतिहास है और इन्हें लगभग 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में अनाज रसीदों के रूप में दर्ज किया गया था। एथेंस, मिस्र, फारस, जेरूसलम और रोम भी किसी न किसी रूप में गोदाम में रखे माल का व्यापार करते थे। समय के साथ विशेष कानून द्वारा वेयरहाउस रसीदें लगातार विकसित हुई हैं। हालांकि लंबे समय तक इन रसीदों को अंतर्निहित माल की गुणवत्ता और मात्रा, धोखाधड़ी या गोदाम मालिकों द्वारा कुप्रबंधन के बारे में व्याप्त आशंकाओं के कारण बैंकों का पूर्ण विश्वास नहीं मिला, जिसके कारण रसीदों को गिरवी रख दिए गए ऋणों की वसूली करना मुश्किल हो जाता है। उपलब्ध कानूनी उपाय भी समय लेने वाले थे। इसके अलावा गोदाम रसीदों का प्रारूप एक समान नहीं था। गोदाम रसीदों की परक्राम्यता में बाधाएं थीं। रसीद की परक्राम्यता को रसीद की प्राप्ति के माध्यम से विक्रेता से खरीदार को अंतर्निहित वस्तुओं पर स्वामित्व हस्तांतरित करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृपया विवरण के लिए पृष्ठ 11 ये कोई बॉक्स दिया होगा। नेगोशिएबिलिटी की कमी ने जमाकर्ताओं और किसानों के लिए फसल के समय माल के बदले प्लेज फाइनेंस लेकर अपने स्टॉक का पूरा लाभ उठाने में कठिनाइयां पैदा की। इन समस्याओं पर काबू पाने का एक तरीका परक्राम्य वेयरहाउस रसीद NWR का उपयोग करना है, जो न केवल इस बात का प्रमाण है कि अंतर्निहित माल गोदाम में जमा कर दिया गया है, बल्कि एक वैधानिक इकाई द्वारा विनियमित स्वामित्व का एक दस्तावेज भी है। सामान्य रसीदों की तुलना में NWR के कई लाभ हैं, जैसा कि ऊपर तालिका 1 में साधारण गोदाम रसीद और NWR के बीच तुलना में दिखाया गया है। स्वामित्व के दस्तावेजों को नियंत्रित करने वाली कई कानूनी अवधारणाएं हैं, लेकिन उनके मूल में एक सरल सिद्धांत से विकसित हुई हैं। किसी भी भौतिक वस्तु, विशेष रूप से अनाज जैसी भारी वस्तुओं की तुलना में कागज के टुकड़े को स्थानांतरित करना हमेशा आसान होता है। इसलिए स्वामित्व के दस्तावेज
जैसे परक्राम्य गोदाम रसीदें और लदान के बीच व्यापार करने में आसानी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि तब प्रभावित होगा जब हर बार लेन देन पर भौतिक सामान प्रस्तुत करना होगा। जाहिर है कि वेयर हाउस रसीद स्वीकार करने वाले पक्षों को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अंग्रेजी सामान्य कानून वाले देशों के यह सुरक्षा निम्न से उत्पन्न होती है। विशेष रूप से जमानत और वेयर हाउस रसीदें जारी करने और वेयर हाउस के लाइसेंस से संबंधित कानून, परक्राम्य लिखतों या विनिमय के बिलों को नियंत्रित करने वाले कानून, हस्तांतरणियों के अधिकारों के संबंध में, माल की बिक्री से संबंधित कानून, स्वामित्व दस्तावेजों के रूप में वेयर हाउस रसीदों की स्थिति, वेयर हाउस रसीदों द्वारा कवर किए गए माल के शीर्षक के पारित होने के संबंध में और माल गिरवी रखने से संबंधित कानून। ये कानून वेयर हाउस रसीद प्रणाली के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाएंगे। WRS का विवरण पृष्ठ 13, ये कोई बॉक्स दिया गया है, डेटा होगा। जिस देश में वेयर हाउस स्थित है वहाँ पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून के अलावा अधिकार और दायित्वों को लिखित भंडारण समझौते के नियमों और शर्तों द्वारा आगे परिभाषित किया गया। भारत में परक्राम्य वेयर हाउस रसीदों को कानूनी बैकअप देने के लिए 2007 में वेयर हाउसिंग विकास और विनियमन अधिनियम लागू किया गया। सरकार ने कृषि वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए इस अधिनियम को लागू करके एक परक्राम्य वेयर हाउस रसीद प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। इस उपाय की सिफारिश RBI रिपोर्ट अधिनियम को लागू करके एक पराक्रम वेयर हाउस रसीद प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। इस उपाय की सिफारिश RBI रिपोर्ट में की गई थी, जिसमें इस प्रकार बताया गया था, कुछ बड़े बैंकों द्वारा दिए गए वित्त के संबंध में आंकड़ों यह है वेयर हाउसिंग रसीद प्रणाली WRS में मुख्य भागीदार निम्नलिखित हैं। जमाकर्ता, वेयर हाउसमैन, वो जमाकर्ता। एक जमाकर्ता गोदाम में सामान लाता है, वह 3 प्रकार की लागतें वहन करता है। परिवहन लागत गोदाम द्वारा लिया जाने वाला भंडारण शुल्क, किसी भी ग्रेडिंग, सफाई, माल को ठीक से संग्रहित करने के लिए आवश्यक फ्यूमिगेटिंग शुल्क सहित, और यदि गोदाम रसीद का उपयोग ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जाता है तो बैंकों द्वारा ली जाने वाली शुल्क सहित, यदि गोदाम रसीद उपयोग पार्श्विक रूप में लिए जाने वाले बैंकों द्वारा ली जाने वाली वित्त पोषण लागत। जमाकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ की उम्मीद होती है। बेहतर भंडारण के कारण फसल के बाद कम नुकसान, फसल के मौसम के बाद संभावित मूल्य वृद्धि, उत्पादों को ग्रेड करने का अवसर, बीमा कवरेज की उपलब्धता, गोदाम रसीद को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके ऋण तक पहुंच। वेयर हाउसमैन, जमाकर्ता से माल प्राप्त होने पर वेयर हाउसमैन उसका परीक्षण, ग्रेडिंग और वजन करता है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वजन करता है। जमाकर्ता को यह जानकारी दिखाने वाली एक रसीद देता है। गोदाम संचालकों के कर्तव्य और आमतौर पर कानून और निर्दिष्ट होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सामान को संग्रहित करते समय उसका उचित ध्यान रखें। इसका तात्पर्य है कि ऑपरेटर सामान को चोरी से लेकर मौसम के खतरों, कीटों, बीमारियों, संक्रमण जैसे जोखिमों से बचाएगा। अंततः वेयर हाउसमैन को रसीद प्रस्तुत करने
पर मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में गोदाम रसीद पर दर्शाए गए विनिर्देशों के अनुसार माल वितरित करने में सक्षम होना चाहिए। बैंक या वित्तीय संस्थान जमाकर्ता बैंक से ऋण के लिए वेयरहाउस रसीद गिरवी रख सकता है। बैंक आमतौर पर संग्रहित वस्तु के मौजूदा बाजार मूल्य के प्रतिशत के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं, जो 50 से 80% के बीच होता है। यदि उधारकर्ता ऋण चुकौती में चूक करता है, इसके मद्देनज़र वस्तु की संभावित मूल्य में उतार चढ़ाव और वस्तु की वसूली और बिक्री में शामिल संभावित लागतों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण देते समय बैंकों को NWR पर ग्रहणाधिकार अंकित करना चाहिए। एक बार यह हो जाने के बाद किसी भी अन्य परिचालन की अनुमति नहीं दी जाती है और वेयरहाउसमैन तब तक माल वितरित नहीं कर सकता है जब तक कि बैंक द्वारा ग्रहणाधिकार नहीं हटा दिया जाता है। उधारकर्ता द्वारा ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक ग्रहणाधिकार लागू कर देता है और रसीद अपने नाम पर स्थानांतरित कर लेता है। फिर भी इसका उपयोग माल को लिक्विडेट करने के लिए किया जाता है। यदि ऋण चुका दिया जाता है तो ग्रहणाधिकार हटा दिया जाता है और गोदाम मालिक रसीद धारक को माल डिलीवरी कर सकता है। बीमा कंपनियां, परीक्षण एजेंसियां आदि। एक अच्छा गोदाम मालिक आग, बाढ़, चोरी जैसे खतरों से निपटने के लिए अपने गोदाम में स्टॉक के लिए सभी सामानों के लिए बीमा कवरेज लेता है। कुछ सामानों की जांच के लिए परीक्षण एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। वेयरहाउस ऑपरेटर में WRS में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जमाकर्ता को यह विश्वास होना चाहिए कि उनका माल सुरक्षित रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। बैंक गोदाम रसीदों पर ऋण तभी देंगे जब वे गोदाम रसीद की विश्वसनीयता और इस तरह गोदाम मालिक की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त हों। इसलिए WRS के फलने फूलने के लिए गोदाम मालिक की भूमिका, उसके कर्तव्य और अधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। गोदाम जमाकर्ता, गोदाम में रखे माल के खरीदार, बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच संबंध गोदाम मालिक की ओर से अच्छे विश्वास की अपेक्षा पर आधारित है। 5वां, नियामक गोदाम के पंजीकरण, समय समय पर ऑन साइट निरीक्षण करने, गोदाम रसीद लेन देन के पक्षों के बीच विवाद समाधान में पहले पड़ाव के रूप में कार्य करने और सिद्ध अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय लागू करने आदि के माध्यम से WRS की गतिविधि की सामान्य निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक की भूमिका महत्वपूर्ण है कि WRS में सभी हितधारकों का विश्वास हर समय बना रहे। देखिए, यह है पिक्चर भंडारण की। सॉरी, आगे देखते हैं क्या है। की जांच की गई। इससे पता चलता है कि वेयरहाउस रसीद के बदलते वित्तपोषण अभी भी वित्तपोषण का एक लोकप्रिय तरीका नहीं है। हालांकि यह ऊपर की ओर रुझान दिखा रहा है। संबंधित बैंकों ने इस तरह के वित्तपोषण के आगे विस्तार में बाधाओं के रूप में नेगोशिएबिलिटी की कमी, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों की अनुपस्थिति, डिफ़ॉल्ट के मामले में सुरक्षा के निपटान में कठिनाई और निजी गोदामों द्वारा जारी रसीदों में विश्वास की कमी को गिनाया है। समूह इस बात की सराहना करता है कि यह वांछनीय होगा कि वेयरहाउस रसीदों की परिक्राम्यता को ठोस कानूनी आधार पर रहते हुए एक वेयरहाउस रसीद अधिनियम पारित किया जाए। इस अधिनियम की अपेक्षा की गई थी कि यह वेयरहाउस रसीदों को व्यापार का एक प्रमुख माध्यम बना देगा और पूरे देश में इसके आधार पर वित्त की सुविधा प्रदान करेगा और बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने और गोदामों में जमा किए गए
माल के संबंध में अपने ऋण को बढ़ाने की अनुमति भी देगा। आगे चलते हैं। WRA और वेयर हाउसिंग में नई दिशाएं। वेयर हाउसिंग विकास और विनियमन अधिनियम 2007। वेयर हाउसिंग विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के अधिनियम ने भारत में पहली बार परक्राम्य वेयर हाउस रसीदों NWR के आधार पर एक व्यापक वेयर हाउस रसीद प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया। अन्य बातों के अलावा अधिनियम निम्नलिखित मुख्य उपायों का प्रावधान करता है। इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना, उन गोदामों के लिए WDRA के साथ गोदामों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया जो परिक्राम्य वेयर हाउस रसीदें जारी करने का इरादा रखते हैं। जमाकर्ताओं के हित में पंजीकृत वेयर हाउसमैन की विभिन्न देनदारियों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। गोदाम रसीदों को मानकीकृत करने के लिए परिभाषित वेयर हाउस रसीद और उसके अनिवार्य विवरण, वेयर हाउस रसीदों और उससे संबंधित विभिन्न वारंटियों की परक्राम्यता और गैर परक्राम्यता को परिभाषित किया गया। सॉरी दोस्तों, कोल्ड हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। वेयर हाउसमैन जमाकर्ता द्वारा विभिन्न अपराधों की पहचान और अपराधों के लिए दंड, माल के भंडारण और संरक्षण के लिए सभी वैध शुल्कों की वसूली के लिए माल पर वेयर हाउसमैन के ग्रहणाधिकार को मान्यता दी गई। खराब होने वाले खतरनाक सामानों से निपटने के लिए वेयर हाउसमैन की विशेष अधिकार दिए गए। इस अधिनियम या किसी भी नियम या विनियम के तहत किए गए WDRA के आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति की अपील सुनने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया। अधिनियम के तहत नियम बनाने से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण को सलाह देने और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने के लिए एक वेयर हाउसिंग सलाहकार समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो ये दिया वेयर हाउसिंग विकास प्राधिकरण के बारे में, कैसे कैसे वेयर हाउसिंग का नियामक प्राधिकरण बनाया गया। पहला, कैसे वेयर हाउसमैन और वेयर हाउस का पंजीकरण। अधिनियम के तहत नियमों, मार्गदर्शिका और ज्ञापनों का नोटिफिकेशन, वेयर हाउसिंग और स्टॉक की क्वालिटी और मात्रा का निरीक्षण, जमाकर्ताओं को लाइसेंसिंग और ENWR का मॉनिटरिंग, शिकायत निवारण हेतु क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रम। वेयर हाउस बिजनेस में निपुणता को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या दिया, तालिका, कागज आधारित WR और NWR के बीच तुलना। कागज आधारित वेयर हाउसिंग रसीद केवल 1-to-1 मोड के में संभावित खरीदार के साथ साझा किया जाता है। इसमें किसानों, जमाकर्ताओं को बेहतर सौदेबाजी की शक्तियों के साथ देश भर में बड़ी संख्या में खरीदार तक पहुंच विभाजित नहीं किया जा सकता। ENWR को केवल एक भाग को स्थानांतरित करने की बाध्यता के साथ विभाजित किया जा सकता है। कुछ वस्तु की हानि, विकृति, छेड़छाड़, WR जानकारी में हेराफेरी आदि की संभावना, ऐसी किसी भी घटना की कोई संभावना नहीं। ये सुरक्षित है, ये असुरक्षित है। इसका मतलब ये है। कुशल समावेशन में अंतर्निहित कठिनाइयाँ। कुशल समावेशन, निपटान, वितरण और बढ़ावा देने हेतु कृषि उपज के व्यापार में पारदर्शिता वाली प्रणाली। ठीक है, मॉनिटरिंग और निगरानी की जाएगी। मॉनिटरिंग, निगरानी महंगी है। कम निगरानी लागत पर WDRA द्वारा नियमित रूप से
निगरानी की जाती है। इससे बाजार सहभागियों के बीच विश्वसनीयता बनती है। ठीक है, वस्तु के मूल्य का देखो प्रक्रिया का पालन किए बिना डुप्लीकेट NWR जारी करने का जोखिम संभव, इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं। वस्तु के मूल्य कपटपूर्ण अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण संभव। एगमार्क नेट की कीमतें बेंचमार्क के रूप में काम करने के लिए ENWRS जारी करने वाले इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में पुनर्प्राप्त की जाती हैं। मॉनिटरिंग और निगरानी महंगी, इसमें महंगी है, इसमें सस्ती है। कम निगरानी लागत, WDR द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इससे बाजार सहभागियों के बीच विश्वसनीयता बनती है। स्थानांतरण अनुमोदन के मामलों में प्राप्तियों की वैध हस्तांतरणीय समस्याएं प्रकृति में इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण WDR अधिनियम 2007 उचित बैकअप के साथ एकाधिक स्थानांतरण आसान। एक वेयर हाउसिंग रसीद के लिए मल्टीपल फाइनेंस के मामले, वेयर हाउसिंग रसीद पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रहणाधिकार अंकन के कारण एक ही ENWR के विरुद्ध एक ही वेयर हाउस रसीद पर आधारित वित्त संभव नहीं। तो इस अधिनियम का लागू किसी भी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी उपकरण में निहित किसी भी असंगत चीज पर अधिभावी प्रभाव है। निष्कर्ष, 31 दिसंबर 2023 तक WDRA के पास 5000 से अधिक वैध वेयरहाउस पंजीकृत हैं। ENWR दिखाकर वार्षिक ऋण 2022-23 में 2442 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। 31 दिसंबर 2023 को यह आंकड़ा 2582 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने बिना किसी अतिरिक्त पार्श्विक या प्रसंस्करण शुल्क के NWR के बदले किसानों को प्लेज फाइनेंस प्रदान करने के लिए एक विशेष उत्पाद लॉन्च किया। अन्य बैंक भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। WDRA की अब तक की यात्रा से पता चलता है कि उचित कानून और विनियमन के साथ वेयर हाउस रसीद गोदाम से दूर स्थित पार्टियों के बीच अंतर्निहित वस्तुओं को गिरवी रखने और लेन देन के लिए एक स्वीकृत साधन बन सकती है। ठीक है, यह उन वस्तुओं की सीमा को बढ़ाता है जिनका उपयोग ऋण के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को पारंपरिक पार्श्विक भूमि से परे ले जा सकता है। गोदामों में रखे माल के बदले कृषि ऋण की सुविधा के अलावा WDRA का विनियमन बीमा जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं को भी प्रोत्साहित करता है। यह सब जमाकर्ताओं को अपनी उपज को WDRA के साथ पंजीकृत वैज्ञानिक गोदामों में संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और वे बैंकों से इस पर ऋण प्रदान कर सकेंगे, जिससे किसानों को फसल के समय संकटपूर्ण बिक्री से बचकर बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद मिलेंगी। तो दोस्तों ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। ये दिया है EWR का पूरा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इन NWR सिस्टम की शुरुआत। ठीक है, क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, जमा राशि, जमाकर्ता का गैर बायो बीमा योजना, खतरों से संरक्षण, पंजीकृत वेयर हाउसिंग, स्टॉक, इंश्योरेंस वस्तुएं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये आर्टिकल हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे। खाद्य सुरक्षा का संस्थागत प्रबंधन, खाद्यान्नों से सुरक्षित भंडारण, वितरण और परिवहन में FCI की भूमिका। FCI की एक बॉडी के बारे में भी आपको पता चलेगा, FCI के बारे में कार्य संचालन उसका। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिएगा। और फरवरी मंथ का कवर करने के बाद फिर मार्च का कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।